नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के साकार चैनल के माध्यम से एक बार फिर परिचर्चा के लिए उपस्थित हूं। इस अंक में मैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अध्याय 8 में वर्णित प्रावधानों की चर्चा करूंगा। अध्याय 8 का संबंध प्रकरण अर्थात मिसलेनियस प्रावधानों से है। यह किसी खास विषय से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें कई अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। इसकी शुरुआत धारा 58 से धारा 58 से होती है। धारा 58 में वर्णित है कि निबंधक एवं अन्य अधिकारी लोक सेवक हैं। यह कहता है कि निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति धारा 34 अथवा धारा 36 के अधीन निरीक्षण अथवा धारा 35 के अधीन जांच के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, परिसमापक तथा मध्यस्थ अथवा मध्यस्थगण जिन्हें धारा 48 के अधीन कोई विवाद निर्दिष्ट किया जाएगा, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माने जाएंगे। स्पष्टतः यह कौन कौन व्यक्ति लोक सेवक माने जाएंगे उसकी चर्चा करता है। और मैं यहाँ बता दूं कि भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है। और मैं अब धारा 58 के बाद धारा 59 की चर्चा करता हूँ। यह इसका हेड है सोसाइटी की पंजियों से प्रविष्टियों का प्रमाणन। यह कहता है धारा 59 का सब सेक्शन उपधारा 1 कहता है कि कामकाज के दौरान नियमित रूप से रखी गई निबंधित सोसाइटी की बही, पंजी अथवा सूची में प्रविष्टि की प्रतिलिपि यदि नियमानुसार निर्धारित रीति से प्रमाणित रहे, निर्धारित तरीके से प्रमाणित की जाए, तो वह उस प्रविष्टि की विद्यमानता के साक्ष्य में ग्राह्य होगी, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी। तथा प्रत्येक मामला में जहां और जिस परिणाम तक वह बातों, संव्यवहारों तथा लेखाओं को प्रमाणित करने के लिए मौलिक प्रविष्टि प्रस्तुत किए जाने पर ग्राह्य हुई होती, वहाँ के लिए उस परिणाम तक वह बातें, संव्यवहारों तथा लेखाओं के साक्ष्य रूप में ग्राह्य होगी। पता है कि सोसाइटी की पंजियों में जो प्रविष्टि का प्रमाणन है उसको एक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। अब आगे बढ़े धारा 59 की धारा 2 में क्या है। यह कहता है कि वैसी सोसाइटियों के मामले में जिनके विषय में राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष निर्देश करे, सोसाइटी के किसी अधिकारी को वैसी वैधिक कार्यवाही में जिसमें सोसाइटी पक्ष न हो, सोसाइटी की कोई भी वैसी बही प्रस्तुत करने जिसका विषय वस्तु को उपधारा 1 के अधीन प्रमाणित किया जा सके अथवा उसमें अभिलिखित बातें, संव्यवहारों तथा लेखाओं को प्रमाणित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने को विवश नहीं किया जा सकता जब तक न्यायालय अथवा न्यायाधीश विशेष हेतु से ऐसा आदेश न दे। यह धारा 59 की धारा 2 की मैंने चर्चा की। अब मैं धारा 60 की चर्चा करूँगा आपको। धारा 59 का संबंध पंजियों की प्रविष्टियों के प्रमाणन से था। साक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और यदि किसी सोसाइटी से इतर अन्य सोसाइटी का मामला हो तो वह साक्ष्य के रूप में उपस्थित करने का आदेश जो संबंधित न्यायालय है अथवा न्यायाधीश ही दे सकते हैं। इसका उल्लेख किया गया है। अब मैं धारा 60 में आता हूँ। अपील सुनने की शक्ति का प्रत्यावर्तन। यह एक महत्वपूर्ण धारा है जिसे हमको समझना चाहिए। यह कहता है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपील की सुनवाई की अपनी शक्ति को समान अथवा विशेष आदेश के द्वारा अपने आदेश पर विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को प्रत्यावर्तित कर सकेगी। राज्य सरकार मतलब माननीय मंत्री से मेरा अभिप्राय है। और माननीय मंत्री को यह अधिकार है धारा 60 के अंतर्गत कि वे अपने अपील सुनने की शक्ति को समान या विशेष आदेश के द्वारा और उस आदेश में जिस प्राधिकारी का नाम लिखित हो उस प्राधिकारी को प्रत्यावर्तित कर सकेगा। पिछले अंक को मैंने स्पष्ट किया कि कई ऐसे मामले हैं जहां राज्य सरकार को अपील सुनने का अधिकार है। जैसे धारा 11 के उपधारा 2 में निबंधन का प्रस्ताव यदि निबंधक द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो उसकी अपील सीधे राज्य सरकार के पास हो सकती है। इसी तरह धारा 25 की उपधारा 6 के अंतर्गत यदि उपविधि में संशोधन का प्रस्ताव निबंधक के स्तर से, निबंधक अध्यक्ष अधिकारी नहीं, निबंधक के स्तर से स्वीकृत किया जाता है तो उसकी अपील फिर राज्य सरकार के यहाँ होगी। फिर इसी तरह धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि धारा 41 और कि उपधारा 1 और 2 के अंतर्गत यदि कोई आदेश पारित होता है तो उसका अपील भी राज्य सरकार सुन सकता है।
इसी तरह धारा 43 के अंतर्गत परिसमापन का जो आदेश है उसके विरुद्ध भी अपील सुनने का राज्य सरकार को अधिकार है। तो राज्य सरकार को एक शक्ति दी गई है कि वो अपनी शक्ति को किसी विनिर्देश आदेश से किसी प्राधिकारी को प्रत्यार्जित कर सकता है। ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन एक्ट में इसका प्रावधान है। माननीय मंत्री के न्यायालय द्वारा ही अपील की अमूमन सुनवाई की जाती है। अब मैं धारा 61 पर आता हूँ। धारा 61 में कहता है कि पंजीकृत सोसाइटियों का सहकारी परिसंघ में अनिवार्य संबंधन होगा। धारा 61 की उपधारा 1 में कहता है कि इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली के प्रावधान के अनुसार राज्य की रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियाँ वैसी रीति से तथा उन शर्तों पर बिहार कोऑपरेटिव फेडरेशन से संबंध होगी जो रीति थी तथा जो शर्त इस प्रयोजनार्थ नियमावली द्वारा निर्देशित की गई हो। कोऑपरेटिव फेडरेशन बिहार कोऑपरेटिव फेडरेशन से संबद्धता की बात करता है, जो नियमावली में जो शर्तें निर्धारित हैं। धारा 61 की धारा 1 को मैंने पढ़ दिया। अब धारा 61 की धारा 2 को मैं पढ़ता हूँ। इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अधीन बिहार कोऑपरेटिव फेडरेशन के संगठन तथा कार्यों को विनियमित किया जाएगा। इसके संबंध में उपधारा 1 के अधीन अनिवार्य संबंधन का प्रावधान है। यह मैं धारा 61 के संदर्भ में मैं यह चर्चा करना चाहूँगा। धारा 61 उल्लेख करता है पंजीकृत सोसाइटियों का सरकारी परिसंघ में अनिवार्य संबंधन, लेकिन हमारे यहाँ जो बिहार कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड है उसने अपने को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2023 के अंतर्गत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूप में परिवर्तित कर लिया है। इस परिस्थिति में इस अधिनियम की इस धारा की कितनी प्रासंगिकता रह गई है, यह हमें सोचने की जरूरत है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जो अधिनियम है या नियमावली है दो समग्र रूप में समझने की चीज़ है। और कभी कभी ऐसा है कि लगता है कभी कभी कि अधिनियम के जो प्रावधान है और वो बहुत हद तक औपचारिक हो गए हैं, या जो कतिपय प्रावधान है एक दूसरे के विपरीत है। इसे समग्र रूप में पढ़ने से हमें अधिक सुविधा होगी। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। कोऑपरेटिव फेडरेशन के बारे में आपको चर्चा कर दी, और अब इस स्थिति में इस अधिनियम के प्रावधान की क्या प्रासंगिकता है, जो सोचने का विषय है। अब मैं धारा 62 की ओर आता हूँ। धारा 62 पंजीयन की अध्यापेक्षाओं से विमुक्ति का प्रावधान करता है, एग्जम्पशन। अब क्या है इसमें, देखिए धारा 62 की उपधारा 1 में कहा गया है, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार प्रत्येक मामलों में विशेष आदेश के द्वारा तथा वैसे शर्तों के अधीन जैसे शर्त पर यह अधिरोपित करेगी, किसी सोसाइटी को इस अधिनियम की पंजीयन संबंधी किसी अध्यापेक्षा यानी पंजीयन संबंधी किसी शर्त या कंडीशन से विमुक्त कर सकेगी। यह राज्य सरकार को अधिकार देता है। फिर यह राज्य सरकार का अधिकार है। अब 62 की उपधारा 2 में कहा गया, इसको भी मैं देख लेता हूँ। राज्य सरकार समान अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी निबंधित सोसाइटी को इस अधिनियम के किसी प्रावधान से विमुक्त कर सकेगी अथवा निर्देश दे सकेगी कि अमुक प्रावधान अमुक सोसाइटी के प्रति वैसे उपांतरणों के साथ लागू होगा जैसा आदेश में विशिष्ट रहेंगे। इसमें तो एग्जम्पशन की बात थी, इसमें कह रहा है कि हाँ दे सकेगी किसी सोसाइटी वर्ग को, या उस आदेश में वर्णित रहेगा किस तरह से उपांतरण के साथ वह लागू होगा। हम धारा 63 पर आते हैं। यह परिसीमन की बात करता है, लिमिटेशन की बात करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह कहता है कि भारतीय परिसीमन अधिनियम 1908 के किसी प्रावधान के होते हुए भी निबंधित सोसाइटी के किसी सदस्य से बाकी ब्याज सहित ऋण के लिए परिसीमा की अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि को उस सदस्य की मृत्यु हुई हो अथवा सोसाइटी की संस्था समाप्त हुई हो। परिसीमन एक्ट के संबंध में बहुत उल्लेखनीय प्रावधान है जो हमको देखना चाहिए। अब धारा 64 पर हम आते हैं। यह आयकर, मुद्रांकन शुल्क तथा पंजीयन शुल्क से विमुक्त करने की शक्ति की चर्चा करता है। धारा 64 की उपधारा 1 में कहा गया है कि शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार किसी निबंधित सोसाइटी एवं निबंधित सोसाइटियों के वर्ग के मामले में सोसाइटी के मुनाफा अथवा मुनाफा के कारण सोसाइटी के सदस्यों द्वारा प्राप्त लाभांश अथवा अन्य अदायियों के संबंध में संदेय आयकर को माफ़ कर सकती है। हमको याद है कि हाल ही में लगता है 2023 के बजट में सरकार ने जो सरकारी समितियों के जो लगने वाले सरचार्ज में की जो सीमा थी उसको 12% घटाकर 7% कर दिया है, और इसी अधिकार का प्रयोग उसने केंद्र सरकार ने किया है। अब मैं आता हूँ धारा 64 की उपधारा 2 पर। यह कहता है कि अधिसूचना जारी करके संग्राहक सरकार किसी निबंधित सोसाइटी एवं निबंधित सोसाइटियों के वर्ग के मामले में
निम्नांकित को माफ़ कर सकती है। क पंजीकृत सोसाइटी या उसके किसी अधिकारी अथवा सदस्य के द्वारा अथवा उसकी ओर से निष्पादित लिखत तो इंस्ट्रूमेंट और ऐसी सोसाइटी के कारोबार अथवा ऐसे लिखतों के किसी वर्ग अथवा रजिस्ट्रार अथवा किसी परिसमापक अथवा परिसमापक गण के इस अधिनियम के अधीन निर्णयों, अधिनियमों अथवा आदेशों से संबंधित तत्समय प्राप्त मुद्रांकन शुल्क को राज्य सरकार माफ़ कर सकती है। इसका प्रावधान किया गया है धारा 64 की धारा 2 में। फिर ख क्या कहता है? ख कहता है कि तत्समय प्रवृत्त निबंधन विधि के अधीन संदेह कोई शुल्क पर निबंधन शुल्क है जो जमीन की रजिस्ट्री वगैरह में होता है या लीज पे करने में बहुत हद तक बिहार में बहुत दिनों तक माफ़ था। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो निबंधन होता था या टैक्स के लिए जो ज़मीन में निबंधित कराते थे या लीज पर कराते थे तो उसमें निबंधन शुल्क नहीं लगता था, लेकिन अब यह सेवा समाप्त हो गई है, सुविधा समाप्त हो गई है। परंतु राज्य सरकार को अभी भी अधिकार है, चाहे तो यह सुविधा वो प्रदान कर सकती है, छूट प्रदान कर सकती है। अब मैं धारा 35 के अंतर्गत आता हूँ। धारा 35 से कहता है कि पंजीकृत सोसाइटी के शेयर एवं डिवेंचर से संबंधित लिखतों को अनिवार्य निबंधन से विमुक्ति की बात करता है। धारा 65 की उपधारा 1 में कहा गया है कि किसी पंजीकृत सोसाइटी की आस्तियाँ संपूर्णतः अथवा अंशतः अचल संपत्ति के रूप में होने पर भी इस सोसाइटी में शेयरों से संबंधित किसी लिखत या फिर 65 की उपधारा 2 में आते हैं जहाँ तक किसी डिवेंचर के धारक के लाभ के लिए न्यास पर न्यासियों को सोसाइटी द्वारा उसकी पूरी या कुछ अचल संपत्ति के बंधकित, हस्तांतरित या अन्यथा अंतरित करने वाले किसी निबंधित लिखत के जरिए प्रदत्त प्रतिभूति का धारक हकदार हो, वहाँ तक छोड़कर अचल संपत्ति पर अथवा अचल संपत्ति में किसी अधिकार, हक या हित को छोड़कर हक या हित को परिसीमित अथवा समाप्त करते हुए असृजित घोषित करने वाले सोसाइटी द्वारा निर्मित कोई डिवेंचर अथवा मैं यहाँ फिर एक चीज़ बता दूँ कि जो डिवेंचर से मुक्ति की चर्चा है वो भी हमको लगता है कि पंजीकृत सोसाइटी के संबंध में उसका धारा 65 में उसका उल्लेख किया गया है। अब 3 में जो है 65 दूर कर दिया। 65 में है कि किसी ऐसी सोसाइटी द्वारा निर्गत किसी डिवेंचर का अंतरण अथवा उस पर पृष्ठांकर, तो यह भी जो है निबंधन से इसको विमुक्ति दिया गया 65 को। 65 तक मैंने चर्चा कर दी, धारा 65 तक की। अब मैं थोड़ा सा धारा 65 क पर आता हूँ। 65 क को विलोपित कर दिया गया है, इसको 2002 में के अधिनियम में संशोधन कर 65 क विलोपित कर दिया गया है। और 65 ख है, 65 ख का संबंध कठिनाई दूर करने से है। बड़ा इसको भी ध्यान रखना चाहिए। यदि इस अधिनियम के बंदों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार परिस्थिति के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित आदेश के जरिए कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से कुछ ऐसा भी कर सकेगी जो इस अधिनियम के बंदों से असंगत न हो। माने राज्य सरकार यदि अधिनियम के किसी बंदों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई हो तो राजपत्र में सूचना प्रकाशित करके कुछ ऐसा कर सकेगी, कुछ ऐसा आदेश निकाल सकेगी जो इस अधिनियम से संगत नहीं हो गया। अब 66 में आइए नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार इस अधिनियम के सभी अथवा किसी प्रयोजन के संपन्नार्थ संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए एवं किसी पंजीकृत सोसाइटी अथवा पंजीकृत सोसाइटी के वर्ग के लिए नियम बना सकती है या उसको नियम बनाने की शक्ति है। दूसरा है उसमें 66 है, सेक्शन 66 के सेक्शन 2 में कहा गया है पुरोगामी शक्ति की साधारणता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम विशेषकर किन विषयों पर बनाए जाएंगे, उसमें 30 विषयों की चर्चा की गई है। इसकी मैं चर्चा करना जरूरी नहीं समझता हूँ, तो पढ़ के समझ लेने की जरूरत है। मैंने राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति है, यह एक प्रावधान 66 यह उल्लेख करता है। अब इसकी उपधारा 3 को मैं देख लेता हूँ। इसमें कहता है कि इस धारा में प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति प्रकाशन के पश्चात बनाई गई नियमावली के शर्तों के अधीन रहेगी। और 66 की धारा 4 में क्या कहा गया है, इसको देख लीजिए। इस धारा के अधीन बनाई गई सभी नियमों का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन किया जाएगा एवं इस प्रकाशन के बाद में ऐसे प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम में अधिनियमित हुए होंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको देखना चाहिए। और अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीज़, नियमावली के अंतर्गत राज्य सरकार क्या क्या चीज़ बना सकती है, यह 1 से लेकर 30 तक में इसका उल्लेख किया गया है, जिसके यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं 66 ख पर आता हूँ।
66 क पर आता हूँ। 66 का अनुसूचित जाति, लघु कृषक, सीमांत कृषक और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए सहकारी ऋण के अनुपात का निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को देता है। अब मैं 66 ख पर आता हूँ। यह सहकारी समितियों की कार्मिक नीति को निर्धारित करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। ऐसे तो 2008 में ही में जब चैप्टर 6D शामिल किया गया था, उसी में अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की जो समितियाँ थी उन्हें वित्तीय मामले और आंतरिक प्रशासनिक मामले में स्वायत्ता दे दी गई थी। लेकिन 66B जो है 66 का है 2013 के एक्ट के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और इसमें सभी सहकारी समितियों को कार्मिक नीति के मामले में निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। इसको मैं थोड़ा इलोबरेट कर देता हूँ। 66 ख का उपधारा 1 कहता है कि सहकारी समितियों को अपनी विधियों में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार समिति के कार्मिकों के पदों के स्वरूप और संख्या तथा कार्मिकों की भर्ती की रीति अवधारित करने की स्वायत्ता होगी। सभी सहकारी समितियों को यह स्वायत्ता होगी। इस परिणात सहकारी समिति अपनी कार्मिक नीति बना सकेगी। सहकारी समितियां अपनी विधियों के प्रावधानों और कार्मिक नीति के अधीन रहते हुए निम्नलिखित के लिए बंद कर सकेगी। देखिए, जो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना को जो 2008 में हमने स्वायत्ता प्रदान किया वित्तीय और आंतरिक प्रशासनिक मामले में, या 66B के तहत जो 66 ख के तहत जो हमने स्वायत्ता प्रदान किया कार्मिक नीति के मामले में, उसको हमको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। और MD और बोर्ड का जो बोर्ड द्वारा जो आम सभा द्वारा MD को जो विमित किया जा रहा है, उसमें जो बोर्ड का यह तर्क दिया जाता है कि उनको कार्मिक नीति में स्वायत्ता दी गई है, इसका वे कोर्ट में जब वे जाते हैं तो राज्य सरकार के विपक्ष में यही तर्क, अपने पक्ष में वे इसी तर्क को उपस्थापित करते हैं। चलिए अब वो बंद क्या कर सकेगी यह देखें। कार्मिक नीति में 66 ख के अंतर्गत जो कार्मिक नीति बनाएंगे उसमें क्या क्या बंद होगा। तो पहला होगा कि पात्रता, आयु और अनुभव, कार्मिकों की क्या पात्रता है, क्या आयु और क्या अनुभव होगा। दूसरा वेतनमान और अनुपलब्धियाँ। तीसरा भर्ती की रीति। चौथा सेवा की शर्तें। और पांचवा अपनाई जाने वाली अनुशासनिक प्रक्रिया। अब इसका 66 ख का सब सेक्शन 1 का मैंने चर्चा किया। अब सब सेक्शन 2 पर मैं आता हूँ। यह कहता है कि उपविधियों के प्रावधान एवं कार्मिक नीति का उल्लंघन में की गई नियुक्तियाँ शून्य समझी जाएंगी। मानो ऐसी नियुक्ति कभी विद्यमान नहीं थी और वेतन और अन्य भर्तों के मद में भुगतान की गई राशि यदि कोई हो तो धारा 40 के अंतर्गत शून्य होगी। अगर कार्मिक नीति से विरुद्ध जाकर यदि कोई नियुक्ति की गई हो तो शून्य मानी जाएगी। और यदि इस तरह का नियुक्ति के मद में किसी कार्मिक को वेतन भुगतान किया गया हो तो धारा 14 है सरचार्जेबल होगा, सरचार्ज की आ सकता है और शून्य होगी। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो DCCB SC में जो बहाली हो रही है वो आजकल IBPS के माध्यम से हो रही है। तो उसमें यह है कि उसके लिए बहाली जो उसका निदेशक परिषद है उसकी मंजूरी से हो रहा है। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार अपने मन से कर रही है, निदेशक परिषद ने उसकी मंजूरी दी है। इसी तरह जो आदर्श पैक्स कार्मिक सेवा निगम बना है कार्मिकों की बहाली के लिए पैक्स में, उसको निबंधक ने परिचालित किया है, लेकिन उसको सभी पैक्सों के अधिकांश पैक्सों के बोर्ड ने उसको अपनी सहमति दी है और उसको अपनी कार्मिक नीति के रूप में अपनाया है। अब मैं एक आगे के प्रावधानों की चर्चा करूँगा। एक प्रावधान जो है 67 है। 67 में कुछ जो विषय थे उनको निरसन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नहीं है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 67 में कहा गया है कि इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम इतर द्वारा जहाँ तक वे राज्य पर लागू हैं उक्त अनुसूची के चौथे स्तंभ में विनिर्दिष्ट परिणाम तक निश्चित किया जाता है। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 न्याय तालमेल 1920 इसकी चर्चा है, इसको देख लेने की जरूरत है। तो मोटे तौर पर जो हमारी आज चर्चा का विषय था उसको हमने काफ़ी डिटेल में हमने जाके उसकी आपको अपनी समझ रखा है। और एक चीज़ मैं लगता है कि एक्सप्लेन करना भूल गया, या मैंने आपको वही जैसे 62 के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा था कि पंजीयन की अधिक प्रतिष्ठाओं से मुक्ति, तो उसमें 62 के उपधारा 2 में एक प्रावधान है कि राज्य सरकार समान अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी निबंधित सोसाइटी को, नहीं इसकी चर्चा मैंने की है, किसी निबंधित सोसाइटी को इस अधिनियम के किसी प्रावधान से विमुक्त कर सकेगी अथवा निर्देश दे सकेगी कि अमुक प्रावधान अमुक सोसाइटी के प्रति उसे उपांतरणों के साथ लागू होगा जैसा आदेश में विशिष्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ एक राइटर इस चीज़ को हम समझना चाहिए कि जो धारा 44 ख द है
वह कहता है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों में राज्य सरकार इस अधिकार का प्रयोग अर्थात धारा 62 को धारा 2 का प्रयोग रिजर्व बैंक के परामर्श से ही करेगी। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि अधिनियम को समग्र रूप में पढ़ने की जरूरत है। अब बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 1 से लेकर धारा 67 तक की मैंने चर्चा कर दी। सभी अध्यायों पर चर्चा हो गई है जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। यह परिचर्चा मेरी आज समाप्त होती है, लेकिन मैं अगले अंक में कोशिश करूंगा कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के विभिन्न प्रावधानों को, विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत समाविष्ट प्रावधानों को एक संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुति कर सकूं, और जिन अध्यायों की मैंने जिन प्रावधानों की चर्चा की है उन प्रावधानों को आप हिंदी एडिशन और इंग्लिश एडिशन को पढ़ भी सकते हैं। हो सकता है चर्चा के क्रम में कोई चीज़ बातें स्लिप कर गई हो जाए या स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, तो हाँ ऐसा जैसे लगे कि बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि आप अधिनियम की जो हिंदी एडिशन है या अंग्रेजी एडिशन उसको पढ़ें। अगले अंक में मैं कोशिश करूंगा कि एक अधिनियम की चर्चा को 1 से लेकर 67 तक को फिर एक संक्षिप्त रूप दे सकूं। उसके बाद मैं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1969 पर अपनी प्रस्तुति दूंगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस अपील के साथ विदाई कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।